जय हिंद दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स डिस्कस किए थे। अब नेक्स्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है सेकुलर स्टेट। यानी जो हमारा इंडिया है, तो इंडिया में कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन जो है, एक कोई भी हमारे देश का कोई एक पर्टिकुलर ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। कोई भी ऑफिशियल जो रिलीजन है इंडिया का नहीं है। इंडिया जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है सभी धर्मों की बराबर रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, एक सेकुलर स्टेट है, यानी एक धर्म निरपेक्ष जो है वो राज्य है। मतलब कि यहाँ किसी भी धर्म, कोई भी धर्म जो है ऊपर नहीं है या कोई भी धर्म जो है नीचे नहीं है, सभी जो है बराबर है। ठीक है, तो देखिए स्टार्टिंग में जो हम अपना प्रियम्बल देखेंगे तो प्रियम्बल में हमें सेकुलर वर्ड मिलता है। लेकिन ये सेकुलर वर्ड जो है जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस टाइम ये सेकुलर वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इसको बाद में 42nd अमेंडमेंट किया गया 1976 में, और इस सेकुलर वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ऐड किया गया। और देखेंगे तो प्रियम्बल बात करता है कि सभी सिटीजन्स को लिबर्टी होगी उनके बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की। यानी वो जो है किसी को भी मान सकते हैं, किसी में भी विश्वास रख सकते हैं और किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। ठीक है, ये उनके उनके पास ये फ्रीडम है। वहीं आर्टिकल 14 देखिए बात करता है दो टाइप की इक्वालिटी की, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दो इक्वालिटी की ये बात कर रहा है। तो जो इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट है ये यूके का कॉन्सेप्ट है। ठीक, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है ये यूएस का कॉन्सेप्ट है। तो यूके का जो कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये निगेटिव इक्वलिटी की बात करता है। क्यों? अच्छा, अगर देखिए एग्जांपल समझिए, सपोज करिए कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक, और एक नॉर्मल वुमेन है। अगर दोनों मर्डर करती हैं तो सज़ा दोनों को बराबर होगी अकॉर्डिंग टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, क्योंकि लॉ के सामने यहाँ सभी लोग इक्वल है, एक ही आंख से सबको देखा जाएगा। तो उस प्रेग्नेंट वुमन को भी जो है सज़ा बराबर होगी। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया इक्वलिटी बिफोर लॉ का। ठीक, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो बात करता है कि मतलब जैसे वो अब वहाँ जो वुमन जो प्रेग्नेंट थी तो उसके उस पे जो है कुछ उसको कंसेशन मिल जाएगा उसके प्रेगनेंसी की वजह से। ठीक है, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, निगेटिव इक्वलिटी की बात करता है। वहीं जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये पॉजिटिव इक्वलिटी की बात कर रहा है। ठीक, आर्टिकल 15 ये कहता है स्टेट जो है कोई भेदभाव नहीं करेगा किसी भी नागरिक के साथ रिलीजन के आधार पे, यानी धर्म के आधार पे जो है कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 कहता है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। जो भी नागरिक हैं भारत के उनको समान जो है अधिकार दिया जाएगा। जो सरकारी नौकरियां हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की नौकरी हो या राज्य सरकार की नौकरी हो, सबको जो है समान जो अधिकार है, समान अपॉर्चुनिटी जो है वो दिया जाएगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। वहीं आर्टिकल 25 ये कहता है कि हमारे पास ये फ्रीडम है कि हम जो है किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं या प्रोफेस कर सकते हैं। मतलब कि हम किसी भी धर्म को जो है फॉलो कर सकते हैं, या हम चाहे तो एक धर्म से दूसरे धर्म में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, प्रोपोगेट भी कर सकते हैं हम एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में। लेकिन यहाँ जो प्रोपोगेशन है ये फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि ज़बरदस्ती किसी को कन्वर्ट करवा रहे हैं। ठीक है, अपने इच्छा से, अपने स्वेच्छा अनुसार। उसके अलावा फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस भी दिया गया है। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस का मतलब होता है कि आप जो है चाहे तो किसी भगवान को माने या ना माने, ये आप पे डिपेंड करता है। कोई फोर्स नहीं है स्टेट का यहाँ पे। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस है। राइट टू फ्रीली प्रोफेस। ठीक है, आप किसी भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, मान सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 25। आर्टिकल 26 ये कहता है कि एवरी रिलीजियस डोमिनेशंस और एनी ऑफ इट्स सेक्शंस शैल हैव राइट टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर्स। कि जो भी रिलीजियस डोमिनेशंस हैं उनके पास ये अधिकार होगा कि जो भी उनके रिलीजियस अफेयर्स हैं उसको वो मैनेज कर सके। आर्टिकल 26 उनको ये अधिकार देता है। वहीं आर्टिकल 27 बात करता है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए आपको जो टैक्सेस हैं वो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। ज़बरदस्ती जो है आपसे कोई टैक्स नहीं ले सकता रिलीजन के प्रमोशन के लिए। आर्टिकल 28 कहता है कि ऐसा कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ऐसा कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ जो स्टेट मेंटेन कर रहा है, जो स्टेट के अंडर में आती हैं, उस पे जो है कोई भी धार्मिक शिक्षाएं जो है वो नहीं दी जाएंगी। कोई भी जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है वो नहीं दिया जाएगा अगर वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो है वो स्टेट के अंडर में आ रहा है तो। आर्टिकल 28 ये कहता है। 29 ये कहता है कि हम जो है अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को, अपने स्क्रिप्ट को जो है वो प्रिजर्व करेंगे, कंजर्व करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 30 कहता है कि माइनॉरिटीज़ के पास ये अधिकार होगा कि वो अपना खुद का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो इस्टेब्लिश कर सकें और अपने हिसाब से उसको एडमिनिस्टर कर सकें, चला सकें। ठीक है, उनके पास ये अधिकार है। वहीं आर्टिकल 44 जो कि डीपीएसपी है वो बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। ठीक है, मतलब सिटीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, मतलब एक ही नियम कानून होगा सभी नागरिकों के लिए।
देखिए, जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का, ठीक है, तो ये कंप्लीट सेपरेशन की बात करता है, यानी स्टेट और धर्म के बीच में कंप्लीट सेपरेशन किया जाएगा। जैसे यहाँ रिलीजन सपोज करिए, यहाँ चर्च हो गया और स्टेट हो गया पॉलिटिक्स, ठीक है। तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो है सेकुलरिज्म का, ये कंप्लीट सेपरेशन की बात कर रहा है कि धर्म और स्टेट का जो है एक कंप्लीट सेपरेशन होगा। लेकिन ये जो है एक तरह का नेगेटिव कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ इतने ढेर सारे रिलीजन हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जो है वो काम नहीं करेगा। इसीलिए हमारे यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का। यहाँ पे क्या है कि सबको जो है इक्वल, सभी धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाता है, ठीक है। सभी धर्मों का जो है इक्वल रिस्पेक्ट जो है यहाँ दिया जाता है, इक्वल जो है इनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का। वहीं वेस्टर्न कॉन्सेप्ट हमको नेगेटिव देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन किया गया है। अब देखिए, जो पहले 1909 का एक्ट था, 1919 का और 1935 वाला एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो उस एक्ट से क्या हुआ था कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन चल रहा था। मतलब कि जिस रिलीजन के लोग, जिसका मुस्लिम्स हैं तो केवल वो मुस्लिम को वोट कर सकते हैं, और अगर और अदर अदर रिलीजन के लोग हैं तो जिस रिलीजन के वो होंगे उसी धर्म के हिसाब से वो वोट करेंगे। हिंदू हैं तो हिंदू को वोट करेंगे। तो ये हमें देखने को मिला था इन एक्ट्स के द्वारा। लेकिन बाद में जो है इन एक्ट्स को हटा दिया जाता है, और उसके बाद देखेंगे तो अब क्या है कि जो भी सीट्स का रिजर्वेशन हम देखते हैं, तो वो जो है वो रिलीजन के बेसिस पे नहीं है, ठीक है। पहले तो रिलीजन के बेसिस पे हो रहा था, लेकिन अब जो है रिलीजन के बेसिस पे नहीं है। लेकिन अभी टेम्प्रोरी रिजर्वेशन केवल दिया गया है एससी और एसटी को, ताकि वो अपना जो है उनका एक एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिल सके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है हमारे संविधान का यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि 18 साल से जो भी ऊपर लोग हैं उनके पास वोट देने का अधिकार हो। यहाँ भी कोई भी भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो किसी कास्ट के हों, किसी भी रेस, रिलीजन, सेक्स, तो कहीं से भी हों, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, सबके पास वोट देने का अधिकार है। तो पहले जो था, पहले स्टार्टिंग में 21 साल उम्र तय किया गया था वोट देने के लिए। बाद में संविधान में 65th अमेंडमेंट किया जाता है। 65th अमेंडमेंट के थ्रू क्या होता है कि 1988 में उम्र को यहाँ पे घटा दिया था, 21 साल से घटा के जो है 18 साल कर दिया था। तो अब जो है 18 साल या उससे ऊपर जो भी होगा वो उसके पास वोट देने का अधिकार है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है। देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वाज अ बोल्ड एक्सपेरिमेंट एंड हाईली रिमार्केबल इन द व्यू ऑफ द वास्ट साइज ऑफ द कंट्री, ठीक है। अब देखिए, हमारे यहाँ इतनी बड़ी आबादी है, पॉवर्टी भी बहुत है, ठीक है, इनइक्वलिटी भी बहुत है। इन सब चीज़ों को देखते हुए भी हम, जो हमारे संविधान निर्माता थे, उनके द्वारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी लेके आया गया। मतलब कि सभी लोग को वोटिंग करने का जो अधिकार है वो दिया गया। अब देखेंगे तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उसमें भी ये वोट का राइट जो है बहुत बाद में मिला, ठीक है। जैसे अगर यूएसए का देखें तो यूएसए ने महिलाओं को वोट करने का अधिकार 1920 में दिया। वहीं ब्रिटेन में 1928 में, यूएसएसआर जो कि रशिया है उसको 1936 में दिया, फ्रांस में 1945 में, इटली में 1948 में, और स्विट्ज़रलैंड में 1971 में। तो उस हिसाब से देखेंगे तो हमारे यहाँ तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है वो पहले ही हमको मिल चुका था 1947 में ही। देखिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है ये डेमोक्रेसी को बहुत ब्रॉड बेस्ड बनाता है, ठीक है। लोगों की एक खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जब भाई वो वोट कर सकते हैं, मतलब लोग ही चुनते हैं अपना नेता, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा प्रियम्बल है, आप उसका देखेंगे तो जो पहला स्टार्टिंग लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी जो हमारे संविधान को जो पावर मिल रही है, जो ताकत मिल रही है, वो कहाँ से मिल रही है, हम भारत के लोग यानी हम नागरिकों से मिल रही है। हम खुद ही अपनी सरकार जो चुनते हैं, जिसको चाहते हैं उसको वोट करते हैं, ठीक है। तो चाहे वो किसी सेक्शन से हो, बिना किसी भेदभाव के जो है यहाँ पे सबको ये अधिकार वोटिंग का मिला हुआ है, ठीक है। अगला फीचर है हमारा सिंगल सिटीजनशिप, यानी आप कहीं भी रह रहे हो भारत में, आप कहीं के भी भारत के निवासी हो, किसी भी स्टेट में रह रहे हो, आपके पास एक ही सिटीजनशिप होगी जो कि होगी इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है। यूएसए में क्या होता है कि हर लोग के पास जो है 2 सिटीजनशिप होती है। एक उनकी जिस स्टेट में वो रहते हैं वहाँ की, और एक जो उनकी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी, तो एक उसकी सिटीजनशिप यानी 2-2 नागरिकता इनके पास रहेगी। एक स्टेट की नागरिकता भी रहेगी और एक केंद्र सरकार की भी जो सिटीजनशिप है वो रहेगी इनके पास। इन इंडिया ऑल सिटीजन रिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट इन विच दे आर बॉर्न और रिजाइड, तो हम कहीं भी पैदा हुए हों, कहीं भी रह रहे हों, ठीक है, तो हमारे पास एक ही सिटीजनशिप रहेगी। और उसके बाद कोई भी कहीं भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस
for a single citizenship and uniform rights of all the people, India has been witnessing the communal rights. अब देखिए सिंगल सिटीजनशिप होने के बाद भी और यूनिफॉर्म सिविल राइट होने के बाद भी हमें राइट्स देखने को मिलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, लिंग्विस्टिक क्लासेस जो है देखने को मिलते हैं, मतलब भाषा अलग है उसके आधार पर भी क्लासेस देखने को मिलते हैं, एथनिक डिस्प्यूट्स भी देखने को मिलते हैं. This means that cherished goals of constitution maker to build a united and integrated Indian nation has not been fully realized. तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि जो एक सपना देखा था हमारे संविधान के निर्माताओं ने, संविधान बनाने वालों ने, वो कहीं ना कहीं सपना जो है अभी पूरी तरीके से पूरा नहीं हुआ है. अब देखिए हमारे संविधान का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि हमारे यहाँ कई बॉडीज ऐसी हैं जो इंडिपेंडेंट बॉडी हैं. यानी जैसे हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव बॉडी है जो लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव है जो उसको एग्जीक्यूट करवाती है, और जुडिशियल बॉडीज़ हैं. इसके अलावा भी जो है कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं जो एक तरह से वर्क करती हैं, इंडिपेंडेंटली काम करती हैं. जैसे इलेक्शन कमीशन है, तो इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए. पार्लियामेंट का इलेक्शन करवाती है, स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन करवाती है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाती है. तो ठीक है, तो इसमें जो है सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है. ठीक, वहीं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की पोस्ट है जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी अकाउंट्स हैं उनको ऑडिट करती है, उनको चेक करने का काम करती है कि कहाँ कितना खर्चा हुआ है, कैसे हुआ है. ठीक है, तो जो कैग की पोस्ट है उसको हम गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स ही बोलते हैं, पब्लिक पर्स का गार्डियन भी बोलते हैं. अब देखिए उसके अलावा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूपीएससी, जिसकी प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं. तो ये जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है और ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए यानी आईएएस पीसीएस इनको रिक्रूट करती है. ठीक है, एंड हायर सेंट्रल सर्विसेज एंड टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन डिसिप्लिन मैटर, और साथ ही साथ जो राष्ट्रपति को भी कुछ मैटर्स में ये एडवाइस करती है. उसके अलावा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन देखने को मिलेगा, ये भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये स्टेट लेवल पे एग्जाम कंडक्ट करवाती है. ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स द इंडिपेंडेंस ऑफ दीज बॉडीज़ थ्रू वेरियस प्रोविजंस. तो कई प्रोविजंस के थ्रू जो है इन सारी बॉडीज़ की इंडिपेंडेंस जो है वो मेंटेन किया जाता है. जैसे इनको एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिला हुआ है, फिक्स सर्विस कंडीशन है, और जो इनके एक्सपेंसेस है वो चार्ज किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फंड ऑफ इंडिया पे. कॉन्स्टिट्यूशनल फंड ऑफ इंडिया में जैसे जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, ठीक है, वो आते हैं, प्लस जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं. तो जो भी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस आते हैं वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल फंड ऑफ इंडिया में आते हैं. तो इसी फंड से जो है एक्सपेंसेस चार्ज किए जाते हैं. उसके बाद नेक्स्ट फीचर है हमारे संविधान का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इमरजेंसी फीचर, इमरजेंसी प्रोविजंस. ठीक है, तो देखिए जैसे इमरजेंसी कभी लग जाती है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कॉन्स्टिट्यूशन हम देखेंगे कि जो हमारे स्ट्रक्चरल तो फेडरल है, जो हमारा संविधान है उसका एक फेडरल स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है. लेकिन जैसे इमरजेंसी लगती है उसका ये स्ट्रक्चर जो है चेंज हो जाता है यूनिटरी में. कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि फेडरल का मतलब हुआ कि पावर का डिवीज़न है सेंट्रल और स्टेट के बीच में. ठीक, और जो ये पावर का डिवीज़न है, जब क्या होता है इमरजेंसी लगती है, तो इमरजेंसी मेनली 3 टाइप्स की हैं, 352, 356 और 360. ठीक, तो जो थ्रू 352 है वो बात करता है नेशनल इमरजेंसी की, 352 बात करता है नेशनल इमरजेंसी की. स्टेट इमरजेंसी आता है हमारा 356 में, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आता है 360 में. तो जब इमरजेंसी लग जाती है तो सारी पावर चली जाती है स्टेट के हाथ में. ठीक है, सेंटर के पास पावर नहीं रहती उस टाइम. तो जो फेडरल स्ट्रक्चर था, यानी जो पावर का डिवीज़न था सेंट्रल और स्टेट के बीच में, जब सारी पावर चली गई सेंटर के हाथ में, तो फेडरल स्ट्रक्चर चेंज हो गया किसमें, यूनिटरी में. ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 352 बोलता है, ये नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रीगेशन और आर्म्ड रेबेलियन. ठीक है, तो अगर इन चीज़ों की वजह से अगर मान लीजिए वॉर होता है या इंटरनल कोई एक्सटर्नल एग्रीगेशन हो रहा हो या आर्म्ड रेबेलियन हुआ हो, तो उस समय जो है नेशनल इमरजेंसी लगाया जाएगा. देखिए स्टार्टिंग में जो ये आर्म्ड रेबेलियन है, ये पहले वर्ड नहीं था यहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड था. बाद में इसको आर्म्ड रेबेलियन से रिप्लेस कर दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा. ठीक है, आर्म रेबेलियन जो है ये वर्ड बाद में यहाँ ऐड किया गया. स्टेट इमरजेंसी जो कि 356 में आती है, जिसको हम राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी जानते हैं. तो अगर मान लीजिए जो राज्य है, अगर स्टेट केंद्र सरकार की बात मानना जो है बंद कर देती है, तो यहाँ पे इमरजेंसी राष्ट्रपति शासन जो है लागू कर दिया जाता है. फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब मान लीजिए कि हमारे देश की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, वो फाइनेंशियल कंडीशन जो है ख़राब हो जाती है, तो उस टाइम जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है. तो अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है. देखिए नेशनल इमरजेंसी भी लग चुकी है, स्टेट इमरजेंसी भी लग चुकी है, लेकिन जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो अभी तक हमारे यहाँ नहीं लगी है. तो इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है, जो केंद्र सरकार है वो पावरफुल हो जाती है, और स्टेट जो है वो टोटल कंट्रोल मतलब स्टेट का सारी पावर जो है वो चली जाएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. और इसके पास क्या होता है कि जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है यूनिटरी स्ट्रक्चर में. ठीक है, और ये सब होता है बिना अमेंडमेंट के.
ठीक है? ये जो भी जब एमएनसी लग रही है, तो जो फेडरल स्ट्रक्चर बदल रहा है यूनिटरी स्ट्रक्चर में, ये बिना अमेंडमेंट के हो रहा है, ठीक है? यहाँ कोई अमेंडमेंट तो हो नहीं रहा है। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन जो हमें देखने को मिल रहा है, ये फेडरल से यूनिटरी में जो एक चेंज देखने को मिल रहा है, ये हमारे संविधान का एक बहुत यूनिक फीचर है। अब देखिए, हमारे यहाँ थ्री टायर गवर्नमेंट देखने को मिलती है। विश्व में आपको कहीं भी जो है तीन टायर की गवर्नमेंट, तीन टायर की जो सरकार है वो देखने को नहीं मिलेगी। हर जगह आपको स्टेट और सेंटर ही मिलेगा, कहीं भी पंचायत या म्यूनिसपैलिटी जो है वो नहीं मिलेगा। देखिए, ओरिजिनली हमारे संविधान में भी सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट थी। लेकिन बाद में 73rd अमेंडमेंट और 74 अमेंडमेंट हुआ 1992 में। तो 73rd अमेंडमेंट के थ्रू जो है पंचायत को ऐड किया गया, और 74th के थ्रू जो है म्यूनिसपैलिटी को ऐड किया गया। ठीक है? तो 73rd अमेंडमेंट हुआ 1992 में, और इसके थ्रू जो है पंचायत ऐड्स किया गया पार्ट 9 में, पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, और 11 स्केड्यूल जो है 11th स्केड्यूल में इसको ऐड किया गया। वहीं 74th अमेंडमेंट जब हुआ 1992 में, तो इसमें म्यूनसिपैलिटी को जो है ऐड किया गया, और पार्ट 9A में ऐड किया गया, और स्केड्यूल 12 में ऐड किया गया। ठीक है? तो थ्री टायर की गवर्नमेंट यहाँ में देखने को मिलती है, ये भी एक स्पेशल फीचर है। और उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं, जैसे कि इसका कोऑपरेटिव सोसाइटी का सबसे बढ़िया एग्जांपल हम समझ सकते हैं अमूल। जैसे अमूल कंपनी है जो दूध वाली, उसे समझ सकते हैं। क्योंकि जैसे कि जितने भी जो मतलब लोग हैं वो क्या करते हैं कि दूध जो है ये हम अपना इकट्ठा करके अमूल को बेचते हैं, अमूल जो है अपना सप्लाई करता है, उनको पैसा देता है। तो उसी ये एक तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी है अमूल। तो 97th अमेंडमेंट एक्ट किया गया 2011 में, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को एक संवैधानिक दर्जा जो है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो प्रोवाइड किया गया। ठीक है? उनको एक प्रोटेक्शन दिया गया। तो आर्टिकल 19 में ऐड किया गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर्म करना जो है वो एक फंडामेंटल राइट होगा। ठीक है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाना जो है एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19। वहीं आर्टिकल 43B को ऐड किया गया डीपीएसपी में। ठीक है? बात करता है ये प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, 43B में ऐड किया गया इसको। उसके बाद एक नया पार्ट ऐड किया गया संविधान में, पार्ट 9B, और नए आर्टिकल्स ऐड किए गए, आर्टिकल 243ZH से लेके 243ZT तक। ठीक है? जिसमें आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो इनको एक संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वो प्रोवाइड किया गया यहाँ पे। न्यू पार्ट 9B कंटेन्स वेरियस प्रोविजंस दैट इंश्योर्स द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इन द कंट्री फंक्शन डेमोक्रेटिक प्रोफेशनली ऑटोनॉमस। ठीक है? तो फ्रीली वो अपना काम कर सकें, इसलिए जो है इनको एक संवैधानिक दर्जा जो है दिया गया। अब देखेंगे तो हम, देखिए अभी तो सारे फीचर्स हो गए, अब हम देखेंगे कि हमारे संविधान का कैसे कैसे क्रिटिसिज्म जो है वो किया गया है लोगों के द्वारा। ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा ही जो है कई तरह से ये संविधान जो है उसका क्रिटिसिज्म जो है किया गया है। देखिए, पहले कहा गया है कि हमारा संविधान जो है वो एक बॉर्डर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि ज़्यादातर जो एक्ट्स हैं इसके वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। तो ये कहा गया। ठीक है? और कहा गया कि इसको बॉर्डर्ड कॉन्स्टिट्यूशन कह के बोला गया, बैग ऑफ बोरोइंग्स बोला गया, हॉच पॉच कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। ठीक है? और एक पैच वर्क बोला गया। तो इस टाइप से क्रिटिसाइज़ किया गया है, लेकिन ये सब जो है इलॉजिकल क्रिटिसिज्म है, क्योंकि देखिए 1935 से तो लिया गया है पार्ट्स, लेकिन कई चेंजेस किए गए हैं, कई मॉडिफिकेशन करने के बाद जो है प्रोविजंस को अच्छा किया गया है, यहाँ के लोगों के लिए जो है सही किया गया, उसके बाद जो है उसको ऐड किया गया है। द फार्मर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड नेसेसरी मॉडिफिकेशन द फीचर्स। जो ये फीचर्स को बोरो किया गया है उस एक्ट से, उसमें जो ज़रूरत के हिसाब से चेंजेस किए गए हैं, उसके बाद जो है मतलब अपने कंडीशंस, इंडिया की जो कंडीशन है उसके हिसाब से, सूटेबल कंडीशन के हिसाब से चेंजेस किए गए हैं, उसके बाद इनको ऐड किया गया है। जो उसमें गलतियाँ थी, जो फॉल्स थे, उनको रिमूव किया गया है। ठीक है? तब ऐड किया गया है। अब देखिए, इस क्रिटिसिज्म को आंसर करते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा, वन लाइक्स टू आस्क वेदर there can be anything new in a constitution framed at this hour in the history of the world। लेकिन इनका ये कहना था कि जो संविधान है, तो अब इस संविधान में जो पहले से संविधान बन चुका है, तो जो एक उसकी मूलभूत धारणा है संविधान की, जो एक मूलभूत धारणा होती है वो आपको हर देश में आपको सेम देखने को मिलेगी। ठीक है? सबके पास अधिकार होते हैं, तो वो धारणा जो है संविधान की वो आपको हर जगह सेम देखने को मिलेगी, डिफरेंट नहीं देखने को मिलेगी। तो हम एक नया संविधान कहाँ से बना लेते, किस धारणा के साथ हम संविधान बनाते। इसीलिए जो जो अच्छे अच्छे प्रोविजंस थे, इतने देश के संविधान देखे गए, और उनमें से जो है अच्छे फीचर्स उठा के जो है हमारे संविधान में इनकॉर्पोरेट किया गया। तो उसको एक चेंज के साथ जो है, ऐसा नहीं है कि पूरा कॉपी एंड पेस्ट कर दिया गया, चेंज के साथ जो है ऐड किया गया है। तो ये कहा गया बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि ये वही कार्बन कॉपी है 1935 एक्ट का। ठीक है? Critics says that the farmers of the constitution have included a large number of provisions of the government of India Act 1935,
हैंस दे आर कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए कार्बन कॉपी ऑफ द एक्ट। ठीक है, ज़्यादातर ये भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का ये कार्बन कॉपी है। ज़्यादातर एक्ट जो है यहीं से उठा लिए गए, कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। केवल ये 1935 जो एक्ट था उसका एक अमेंडमेंट वर्जन है। ठीक है, और एन श्रीनिवासन जी का ये कहना था कि बोथ इन द लैंग्वेज एंड सब्सटेंस अ क्लोज कॉपी ऑफ 1935। तो 1935 का ही लैंग्वेज है इसमें, उसका ही सब्सटेंस इसमें है। उसी तरह सर आइवर जेनिंग्स ने कहा कि द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फ्रॉम विच द फैक्ट मेनी ऑफ हिज प्रोविजंस आर कॉपीड ऑलमोस्ट टेक्सुअली। यानी इनके द्वारा कहा है कि 1935 एक्ट का जो है एक एक चीज़ जो है उठा उठा के कॉपी कर लिया गया है, कुछ चेंज नहीं किया गया है। वहीं पीआर देशमुख जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर है, इनके द्वारा कमेंट करके ये कहा जाता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज एसेंशियली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कहा गया कि केवल वही जो है ये 1935 वाला एक्ट ही है, बस एडल्ट फ्रेंचाइजी इसमें अलग से ऐड कर दिया गया है। फिर इन सबको आंसर करते हुए बी आर अम्बेडकर ये कहते हैं कि देखिए, एज टू द एक्विजिशन ऑफ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन हैज रिप्रोड्यूस ए गुड पार्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आई मेक नो अपॉलॉजीज, देयर इज़ नथिंग टू बी अशेम्ड इन द बोरोइंग। ठीक है, इनके द्वारा ये कहा जाता है कि किसी चीज़ से बोरोइंग करने में यहाँ शर्म की बात नहीं है, क्योंकि किसी का भी एक पेटेंट राइट नहीं है संविधान के आइडियाज़ पे। जो संविधान की धारणा है, जो जो संविधान के विचार है, वो किसी का पेटेंट राइट नहीं है। सपोज़ करिए अगर हमारे संविधान में राइट टू इक्वलिटी है, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी है, तो अगर राइट टू इक्वलिटी सपोज़ करिए अगर साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, सपोज़ करिए कि लिया गया यहाँ से, तो अब क्या साउथ अफ्रीका अगर ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया है राइट टू इक्वलिटी, तो क्या ये किसी और देश के संविधान में हम राइट टू इक्वलिटी नहीं डाल सकते हैं? डाल सकते हैं ना। तो यही कहा गया कि किसी भी संविधान, मतलब जो भी देश हैं जिनके संविधान हैं, तो उनके पास ये अपना पेटेंट राइट नहीं है उनके आइडियाज़ का कि आप ये अगर हम ये अधिकार डाल दिए तो आप ये अधिकार नहीं डाल सकते। ठीक है, तो ये चीज़ कहा गया। उसके बाद कुछ लोगों के द्वारा क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि ये एंटी इंडियन या अन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। देखिए क्या कहते हैं लोग, अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अन इंडियन और एंटी इंडियन बिकॉज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द पॉलिटिकल ट्रेडिशन इन द स्पिरिट ऑफ इंडिया। कहा जाता है कि जो इंडियन ट्रेडिशंस हैं और जो इंडिया की जो स्पिरिट है वो हमको इसमें नहीं दिखाई देता है। ये फॉरेन नेचर का कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ये सब चीज़ें कही जाती हैं। के हनुमंथैया कहते हैं, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर हैं, ये कमेंट करते हैं कि वी वांट द म्यूज़िक ऑफ वीना सितार। हमको वीना सितार की म्यूज़िक चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश बैंड की म्यूज़िक दे दी गई। ये कमेंट करते हुए कहा जाता है के हनुमंथैया के द्वारा। दैट वॉज बिकॉज अवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर एजुकेटेड एंड वाई। सिमिलरली लोकनाथ मिश्रा अनदर मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब लोकनाथ मिश्रा हैं, ये भी एक असेंबली के मेंबर रहते हैं। ये क्रिटिसाइज करते हैं कि सैल्वेज लिमिटेशन ऑन द वेस्ट मच मोर ए सैल्वेज सरेंडर टू द वेस्ट फ्रंटियर फर्दर। ठीक है, तो मतलब हम कहीं ना कहीं इनके द्वारा कहा गया कि हम जो है पूरे की तरफ पूरे जो है वेस्ट को सरेंडर कर दिए हैं। वैसा ही जो विचारधारा है वो हमें अपनी अपनी विचारधारा देखने को नहीं मिलती है संविधान में, इनके द्वारा ये कहा गया। लक्ष्मी नारायण का कहना था, लक्ष्मी नारायण साहू जी, ये भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर हैं। इनके द्वारा कहा गया कि द आइडियल्स ऑन द विच ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड हैव नो मैनिफेस्ट रिलेशन टू द फंडामेंटल स्पिरिट ऑफ इंडिया। कि फंडामेंटल स्पिरिट जो है इंडिया की, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है संविधान का। द कॉन्स्टिट्यूशन वुड नॉट प्रोवाइड सुटेबल एंड वुड ब्रेक डाउन। और कहा गया है कि जल्दी ही संविधान जो है ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, जल्दी ही टूट जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्रिटिसाइज किया जाता है, कहा जाता है कि अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि ये भी क्रिटिसिज्म गलत है। क्योंकि डीपीएसपी अगर आप देखेंगे तो डीपीएसपी में आपको मिलेगा गांधीयन प्रिंसिपल्स आपको मिलेंगे। तो ये भी क्रिटिसिज्म यहाँ गलत होता है। लेकिन देखिए क्या कहा गया है इसमें, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अन गांधीयन बिकॉज इट डज नॉट कंटेन द फिलोसफी आइडियल्स ऑफ महात्मा गांधी। कहा गया कि महात्मा गांधी जी की जो विचारधारा थी, जो उनकी फिलोसफी थी, वो सब इसमें नहीं है। They appoint that the constitution should not have been raised and built upon villages पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट विलेज उस समय विलेज पंचायत नहीं था, डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी नहीं था। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल स्टेट ही गवर्नमेंट्स थी ना, तो विलेज पंचायत नहीं था, ये सब पंचायत नहीं थी उस टाइम। लेकिन बाद में जो है देखिए ऐड किया गया 73rd अमेंडमेंट 74th अमेंडमेंट के थ्रू पंचायत म्यूनसिपैलिटी ऐड किया गया। In the same manner, the Constituent Assembly K. Hanumanthaya said that is exactly the kind of constitution महात्मा गांधी did not want। ठीक है, उनके द्वारा कहा गया कि महात्मा गांधी ऐसा संविधान जो है वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। इसी तरह के जो है कई लोगों के द्वारा क्रिटिसाइज़ किया गया। उसके अलावा कहा गया कि जो हमारा संविधान है वो एलिफेंट के साइज़ का संविधान है। ठीक, सर आइवर जेनिंग्स का कहना था कि द प्रोविजन बोरोड वर नॉट ऑलवेज वेल सेलेक्टेड एंड द कॉन्स्टिट्यूशन जनरली स्पीकिंग वाज टू लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, बहुत बड़ा संविधान है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए बड़ा तो है,
लेकिन रीज़न है उसका ना कि इतनी डाइवर्सिटी है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऐसे हैं, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इतने रिलीजन्स के लोग हैं, तो इस वजह से जो और बहुत डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है हमारा जो संविधान है, वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, इस वजह से बड़ा है। हर चीज़ें दिया हुआ है उसमें, चाहे वो आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, हर चीज़ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, नियम कानून है, वो सभी नियम कानून दिए हुए हैं बहुत डिटेल में, इसीलिए इतना बड़ा है। देखिए एच.वी. कामत का कहना था, द एम्बलम एंड द क्रस्ट वी हैव सेलेक्टेड फॉर असेंबली इज एन एलिफेंट। ठीक है, तो असेंबली जो है ये अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सिंबल है, तो ये सेलेक्ट किया गया है। इट इज़ परहैप द कॉन्फिडेंस दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू इज़ द बल्किएस्ट दैट द वर्ल्ड हैज़ प्रोड्यूस्ड। कहा गया कि दुनिया में इतना बड़ा संविधान किसी देश ने नहीं बनाया होगा जितना बड़ा संविधान हम लोगों ने बना दिया है। ही ऑल्सो सेड, आई एम श्योर द हाउस डज नॉट एग्री दैट वी शुड मेक द कॉन्स्टिट्यूशन एज एन एलिफेंटाइन वन। ठीक है, तो ये इनका ये कहना था कि अब हम लोग को इतना बड़ा जो संविधान है वो बनाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब क्या करेंगे, जो इतने फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे हमारे संविधान के, इतने एलिफेंटाइन साइज़ जो है वो होने में, ठीक है, जो इतना बड़ा साइज़ है उसके लिए कई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। उसके बाद कहा गया पैराडाइज ऑफ लॉयर्स, यानी लॉयर्स का पैराडाइज है, तो मतलब कि ज़्यादातर जो भाषा इसमें यूज़ किया गया है वो लीगल भाषाएं हैं, जो थोड़ा आम लोग जो हैं वो उसको समझ नहीं पाएंगे। तो सर आइवर जेनिंग्स के द्वारा कहा गया लॉयर्स पैराडाइज। वहीं एच.के. महेश्वरी जी थे, इनके द्वारा कहा गया कि द ड्राफ्ट टेंड्स टू मेक पीपल मोर लिटिगियस एंड मोर इंक्लाइन टू द लॉ कोर्ट्स, लेस ट्रूथफुल एंड लाइकली टू फॉलो द मेथड ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ठीक है, तो इनके द्वारा कहा गया कि कम चांस है कि सत्य और अहिंसा पे ये जो है ये टिका रह पाए, और क्योंकि इसमें जो भी लैंग्वेजेस यूज़ की गई हैं बहुत टिपिकल लैंग्वेजेस हैं, लोग जो है उनके बीच में इस लैंग्वेज को लेकर मतभेद होता रहेगा, लोगों को कोर्ट में जाना पड़ेगा इस चीज़ को के हल के लिए। ठीक है, तो देखिए टिपिकल लैंग्वेज तो है, लीगल लैंग्वेज है, और इसीलिए थोड़ा सा समझने में भी कन्फ्यूज़न हो जाता है। अब लक्ष्मीकांत जी का एग्जांपल ले लीजिए, लक्ष्मीकांत इतनी ईजी है, उसके बाद भी जो है समझने में जो है दिक्कतें आती हैं। इट मे सो द ड्राफ्ट इज़ लीगली लॉयर पैराडाइज, इसीलिए जो है इसको लॉयर्स पैराडाइज जो है वो कहा गया है। पी.आर. देशमुख का देखिए कहना था, आई शुड हाउएवर लाइक टू से दैट द ड्राफ्ट ऑफ द आर्टिकल्स दैट हैव बीन ब्रॉट बाय द हाउस बाय डॉक्टर अम्बेडकर से टू बी माई माइंड टू बी फार टू ponderous लाइक द ponderous टर्म्स ऑफ लॉ मैनुअल। तो इनके द्वारा कहा गया कि एक लॉ का जो मैनुअल होता है वो उसकी तरह लग रहा है, ठीक है, एक लॉ के मैनुअल की तरह लग रहा है, और जो आम नागरिक है, आम नागरिक इस भाषा को जो है समझ नहीं पाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा कि इसमें लिखा क्या हुआ है, और इनके वर्ड्स की वजह से भी हमको बाद में चल के बहुत जो विवाद हैं वो देखने को मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं ऐसे कह के क्रिटिसाइज़ किया गया। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।